हेलो फ्रेंड्स, मैं डी के आप सभी का स्टूडेंट स्टडी में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अब आपको मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा था, जिसमें हम बात कर चुके थे पुर्तगालियों के आगमन तक। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट प्रतिद्वंदी उसे कहते जो हमारे साथ खड़ा हो, या मतलब जो हमारे साथ व्यापार करे या जो हमारे साथ कुछ भी करे। जैसे हमारा प्रतिद्वंदी होता हमारा क्लासमेट जो हमारे साथ फाइट करता है। तो पुर्तगालियों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि भारत में और भी जो यूरोपीय कंपनियां थी वो आ रही थी। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में एंट्री होती है डचों की। किनकी? डचों। नेक्स्ट जो इनके आते हैं वो आते हैं डच। ये कहां से आते हैं? नीदरलैंड से। 1602 ईस्वी में जो डच सरकार थी या नीदरलैंड सरकार थी, कहा कि नीदरलैंड सरकार ने एक अर्ध सरकारी कंपनी बनाई। क्या? अर्ध सरकारी कंपनी की स्थापना। अर्ध सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडिया। क्या नाम था? बेरिंग दे ओस्ट इंडिया। जो इनका संचालन करते थे, किसका? इस कंपनी का। उन्हें कहते थे जेंटलमैन। क्या? जेंटलमैन। और डचों की पहली कंपनी 1602 ईस्वी में ये भारत में नहीं बनी थी। कहां पे बनी थी? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की सरकार थी जो उसने अर्ध सरकारी कंपनी बनाई, जिसका नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडिया, जो मुख्यतः व्यापार के लिए बनी थी। किसके लिए? व्यापार के लिए। कहा? इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई। कहा? इंडिया में। यानी भारत में लगाई। कहां पर लगाई? मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। कब? 1605 ईस्वी में। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डचों की पहली कंपनी कहां लगी? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगी। और अगर क्वेश्चन आता है कि डच कंपनी का स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में। डच एक कंपनी जो थी वो कैसी थी? तो वो एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। डच कंपनी का नाम क्या था? बेरिंग दे ओस्ट इंडिया। क्या नाम था? बेरिंग दे ओस्ट इंडिया। जो इसमें कर्मचारी होते थे या जो इसका संचालन करते थे, किसका? बेरिंग दे ओस्ट इंडिया, मतलब जो डचों की कंपनी थी उसका संचालन करते थे। तो उन्हें क्या कहते थे? जेंटलमैन। क्या कहते थे? जेंटलमैन। आगे चलकर इन्होंने और भी कंपनियां लगाई, जैसे इनकी आगरा में पुलिकट। कहां पे? पुलिकट। चिंसुरा। कहां पे? चिंसुरा में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, जो इनका मुख्य केंद्र था। क्या मुख्य केंद्र था? जो इनका मुख्य केंद्र था वो भारत के पूर्वी तट पर था। कहां पर? पूर्वी तट पर इनका मुख्य केंद्र रहा। मतलब जो भारत का पूर्वी हिस्सा था, इन्होंने उसको अपना केंद्र बनाया, भारत के पूर्वी हिस्से को। प्रारंभ में इन्होंने भारत से मसाला, सूती कपड़े। भारत के जो सूती कपड़े थे वो पूरे विश्व विख्यात थे, क्योंकि जो भारत में कपड़े बनाए जाते थे वो बहुत उन्नत किस्म के होते थे, बहुत अच्छे होते थे। अच्छे कहने का मतलब, क्योंकि जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं वो मशीनों से बनाई हुई चीजों की मुकाबला नहीं कर सकती। बट लेकिन जो हाथ से चीज बनाई है, जैसे जो मान लीजिए मूर्तियां हैं, वो हाथ से जितनी अच्छी बना सकता है लोग, उतना अच्छी मशीन से नहीं बन सकती। मशीन से
बनती हैं, ऐसा नहीं है कि मशीन से बनती ना हो, लेकिन जो सुंदरता है, जो देखने में है अच्छी, वो हाथ से बनी चीजें होती थी। तो जो सूती कपड़े थे भारत के, वो विश्वविख्यात थे। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटिश की रानी थी, वो भी भारत के सूती कपड़े ही पहनते थे, जिसे लिनन कहा जाता था। मसाला, ये मसाला व्यापार भी करते थे। भारत के मसाले भी यूरोपीय देशों में बहुत विख्यात थे, चर्चा में थे, और मतलब उन्नत किस्म के मसाले होते थे भारत में। और इन्होंने इसी के साथ साथ अफीम, क्या भारत में अफीम 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 भी ये भारत से ले जाते थे। एक होता है सोरा। सोरा का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा प्यारे बच्चों, लेकिन जो सोरा है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो जैसे ज्वलनशील वस्तु में, ज्वलनशील वस्तु में मतलब जैसे उस समय होता था बारूद, तो बारूद हो गया, ज्वलनशील वस्तुओं को क्या करता था, ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। क्या, वस्तुओं को ठंडा रखने के लिए। आप लोग भी कोष्टक में लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी सोरा आपने सुना नहीं होगा, मैं कभी देखा होगा। तो सोरा का जो प्रयोग है वो वस्तुओं को ठंडा रखने के लिए किया जाता था, क्योंकि पहले फ्रीजर नहीं थे, जो आजकल रेफ्रिजरेटर होते वो नहीं थे, तो उसके स्थान पर जो सोरा है इसका प्रयोग किया जाता था। और जो हमारे देश में क्या लाते थे, ये तो ये हमारे देश से ले जाते थे, और ये हमारे देश में सोना, चांदी, पारा और कांच की बनी वस्तु में। क्या, कांच की बनी वस्तु में। देखो सोना चांदी तो ऐसा है, जितने भी व्यापारी भारत देश में आए वो सारे सोने चांदी लेके आए, क्योंकि जो पहले था सिक्के होते थे जो सोने चांदी के ही होते थे। और भारत में या कहीं भी विश्व में कोई एक ऐसी करेंसी नहीं थी जिससे लेन देन पूरे विश्व में हो सके। जैसे वर्तमान समय में डॉलर है, तो आप अगर विश्व में व्यापार करना चाहते हैं या विश्व के साथ कुछ भी लेन देन खरीदना या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके पास डॉलर होना चाहिए। आज के समय में उस देश को इतना धनी माना जाएगा जिसके पास जितनी डॉलर्स होंगे, मतलब विदेशी मुद्रा होगी, किस चीज में, डॉलर्स के रूप में, वो देश उतना ही धनी था। लेकिन उस समय जब यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद चल रहा था, तो माना जाता था कि वो देश ज्यादा संपन्न होगा जिसके पास ज्यादा सोना चांदी होगा। और सोना चांदी वो लोग जानते थे कि सिर्फ व्यापार से ही लाया जा सकता। जितना अधिक हम व्यापार करेंगे, जितना अधिक हम दूसरे देशों में जाएंगे और जितना अधिक हम व्यापार करेंगे, उससे हमें उतना ही सोने चांदी को उस टाइम बुलियंस बोला जाता था। जैसे मैं पहले बताया था कि जो बुलियंस होते वो सोना चांदी होते। और जो यूरोपीय देश थे वहां पे वाणिज्यवाद का उदय हो चुका था, और वो लोग ये मानते थे कि जिस देश को, मतलब जो देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, या जो देश अपने आप को महान बनाना चाहता है, ग्रेट मतलब बनाना चाहता, तो वो उसके पास उतने ज्यादा बुलियंस होने चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में हमारा कहते हैं जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है वो अमेरिका है। अमेरिका क्योंकि उसके पास वर्तमान समय में ज्यादा डॉलर्स हैं, ज्यादा उसकी करेंसी की मांग ज्यादा, डिमांड ज्यादा है। तो जो पहले भी यही था कि बुलियंस जिसके पास ज्यादा है तो वो भी मतलब देश ज्यादा संपन्न होगा। तो जितने भी भारत देश में सभी ने सोना चांदी से व्यापार किया। भले ही बाद में जो यहाँ के शासक हुए, जैसे अंग्रेजों को अपनी करेंसी चलाने का आदेश मतलब था कि अपनी करेंसी बनाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने जो डच थे, इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। जो ये स्थानीय शासक थे, क्या स्थानीय शासकों से, स्थानीय शासकों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते थे। क्या था मैत्रीपूर्ण व्यवहार, या कह देंगे अच्छा व्यवहार, मित्रतापूर्ण रहते थे। जो पुर्तगालियों की तरह उन्होंने नहीं किया। जो पुर्तगाली थे उन्होंने सत्ता हड़पने या मतलब अपने आप को महान मानते थे, तो वो उन्होंने अकबर तक से चुंगी ली, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस ये लोग यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। और इनका एक और बहुत अच्छा था कि जो मतलब ये उचित दाम पर वस्तुएं खरीदते थे। जैसे मान लीजिए जो हस्तशिल्पकार थे, क्या थे हस्तशिल्पकार,
जो हस्तशिल्पकार थे, जो हमारी हस्तकला थी, भारत देश की जो हस्तकला थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। कैसी थी? बहुत प्रसिद्ध थी। तो जो हस्तशिल्पकार थे उनकी जो बनाई गई मूर्तियां हैं, बनाए गए कपड़े हैं, उनको डचों ने बहुत अच्छे दामों पे खरीदा, मतलब उचित दाम पे खरीदा। जितना उन्होंने कहा उतना उसने दिया। क्या दिया? उचित दाम पर खरीदते थे। क्या? उचित दाम पर। और ये जो माल ढुलाई का काम होता था, क्या? माल ढुलाई। जो माल ढुलाई का काम होता था ये भी स्थानीय मजदूरों से करवाते थे। किन से करवाते थे? स्थानीय मजदूरों से, स्थानीय मजदूरों से करवाते थे। जब ये इतने अच्छे थे, इन्होंने अपने धर्म के प्रति या भारत के धर्म के प्रति असहिष्णुता नहीं दिखाई, मतलब इन्होंने भारत के धर्मों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये लोग अपना व्यापार किया और इनका एक स्वभाव बहुत अच्छा था। ये बहुत खर्चालू होते थे। इससे हमें जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, जहाँ इन्होंने अपनी कंपनियां लगाई, वहां के स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखो, जैसे विदेशी है या कोई भी है, अगर हम कहीं जाएं, किसी स्थान पर जाएं, अगर वहां जाके अच्छा पैसा खर्च करेंगे या मतलब अपना जो सेवाएं हमें मिल रही उसका अच्छा उचित दाम देंगे, तो उससे हमें स्थानीय लोगों के प्रति, जो हमारे स्थानीय लोग हैं, वो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, हमें अच्छा मानेंगे। जब ये लोग इतने अच्छे थे तो फिर ये भारत में पिछड़ क्यों गए? ये पीछे क्यों रह गए? इतना पीछे, मतलब कि डचों को मतलब कुछ ज्यादा नहीं इन्होंने किया ना, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा सके ना, बहुत ज्यादा दिनों तक व्यापार कर सके, फिर ये पिछड़ क्यों गए? तो जो बंगाल का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच, अब देखते हैं डचों के पिछड़ने का कारण कि डच पीछे क्यों रह गए। क्या? पिछड़ने का सबसे बड़ी बात थी जो अंग्रेजों की नौसेना थी। देखो, पहले भी मैंने बताया था, पुर्तगालियों की भी पॉलिसी थी कि जिनकी सेना अच्छी होगी, नौसेना हो या स्थल सेना हो, जिस देश के पास या जिस कंपनी के पास नौसेना अच्छी होगी, वो ज्यादा दिनों तक व्यापार कर पाएगा। तो जो डच थे, डच से अच्छी सेना किनके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। अंग्रेजी सेना, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना क्या थी? इनसे बेहतर थी, कुशल थी। कौन सी सेना? नौसेना थी। पहले ज्यादातर जो युद्ध होते थे वो नौसेना पर ही डिपेंड होते थे, क्योंकि ये लोग, जो हिंद महासागर था या जो आने जाने के रास्ते थे वो समुद्र से होकर जाते थे, तो इनके पास अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी सेना नहीं थी। सबसे बड़ा कारण एक ये रहा कि डचों की सेना अंग्रेजों की सेना से अच्छी नहीं थी, मतलब अंग्रेजों की सेना कुशल और श्रेष्ठ थी। क्या थी? कुशल और श्रेष्ठ थी। और इसके बाद सबसे बड़ा कारण पड़ा 1759 में एक ऐसी घटना हुई। कौन सी घटना? अंग्रेजों और डचों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध। अंग्रेजों को और डचों के बीच युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ था ये कहां था? बेदरा का युद्ध। ये कहां पर था? बंगाल में था। बंगाल। जो युद्ध था इसमें क्या हुआ? डचों को बहुत बुरी तरीके से पराजय मिली। क्या हुआ? डचों को पराजय हुई, बुरी तरीके से पराजय हुआ। अंग्रेजों ने बुरी तरीके से डचों को हराया। क्या हुआ? बुरी तरीके से पराजय, या मतलब पराजय हुई। पराजय। इसमें डचों की पराजय हुई। ये सबसे बड़ा कारण रहा। जो डच थे वो भारत में इसलिए पिछड़े क्योंकि अंग्रेजों से युद्ध हार चुके थे। और इनका जो ध्यान था, मतलब एक और कारण रहा, जो डच थे इन्होंने भारत से ज्यादा दक्षिण पूर्व एशिया
दक्षिण पूर्वी एशिया में इन्होंने अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ावा दिया। कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया में, जैसे इंडोनेशिया हो गया। कहाँ पे? इंडोनेशिया। स्पेन इत्यादि में इन्होंने ज्यादा अपना ध्यान लगाया भारत की अपेक्षा। देखो, एक तो इन्होंने दो देश के साथ, एक तो इंडोनेशिया में, भारत में, और जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड एक बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश नहीं है। तो अगर आप दो देशों में व्यापार कर रहे हैं, दो जगह व्यापार कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा जनसंख्या की जरूरत पड़ेगी, जिसका अभाव आपको रहा। तो एक कारण ये रहा। ये थे डच। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों ने ही भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक राज किया और भारत को बुरी तरीका से तबाह किया। तो जो अंग्रेजों का काल होगा वो हमारा नेक्स्ट देखते हैं अभी। अंग्रेज, ब्रिटिश, क्या? अंग्रेज। अंग्रेजों का नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अजीब टाइप की फीलिंग्स आती। अंग्रेजों को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो प्लासी युद्ध के पहले और एक प्लासी युद्ध के बाद। तो बात करते हैं प्लासी युद्ध से पहले इनकी क्या स्थितियां थी, किन किन राजा महाराजाओं से मिले, इन्होंने कहां कहां अपनी फैक्ट्रियां लगाई। प्लासी युद्ध से पूर्व की स्थिति, जो अंग्रेजों की प्लासी युद्ध की से पूर्व की स्थिति है, ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। 1757 में प्लासी को युद्ध हुआ। यहां से इनकी स्थिति बदलती। तो पहले हमें इससे पूर्व की स्थिति देख लेते हैं, बाद में इससे बाद की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले जो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी थी, मतलब अंग्रेजों की कंपनी थी। कौन सी थी भैया? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। जो गठन था बाय शेयर होल्डर। कैसा था? शेयर होल्डर। जैसे वर्तमान समय में होता कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, तो आप उसके पार्टनरशिप होते, या पार्टनरशिप कह सकते हैं या शेयर होल्डर कह सकते। जो इसको चलाते थे, इसको चलाने के लिए भी, संचालन करने के लिए भी कोई होना चाहिए। BOD, क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ। और जो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये क्या करता था? इसके कर्मचारियों को नियुक्त करता था। देखो, एक हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और आप हिस्ट्री को अगर पढ़ें तो मेरे हिसाब से ऐसा बेस्ट रहता। मैं बोलता तो सब कुछ हूँ, आप लिख लिया करो। अगर जो चीज नहीं लिख पाते तो बता दिया करो, मैं दोबारा से बोल दिया करो। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुगलों के काल में आई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय थे जहांगीर का काल। किसका? जहांगीर का काल। देखो, अभी हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जहांगीर के संबंध थे उसके बारे में बात करेंगे, ना कि ये जहांगीर का काल आप वो मत समझ लेना, वो मिडिवल हिस्ट्री में होता। किसमें? मिडिवल हिस्ट्री में। मैंने अभी आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में मुगलों के काल में आई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय था किसका? जहांगीर का काल। किसका? जहांगीर का काल। यहाँ पर हम जहांगीर के पूरे कार्यकाल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे जो जहांगीर का काल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कैसा रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध जहांगीर के काल में मुगल साम्राज्य से कैसे थे। आज हम अभी यहाँ पे उतनी ही बात करेंगे। और जो जहांगीर का पूरा काल है वो हम जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे।
वहां हम पूरा जहांगीर का काल और जितने भी मुगल राजा थे उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अंग्रेजों के संबंधों की। किसकी? अंग्रेजों के संबंध की। जो अंग्रेज थे उनका मुगलों के प्रति, मुगलों से कैसे संबंध थे। तो सबसे पहले जहांगीर के काल में ये आए और ईआईसी का कैप्टन हॉकिंस, कौन? हॉकिंस, हॉकिंस जो ईआईसी का कैप्टन था। क्या था? कैप्टन। ईआईसी का कैप्टन था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन था। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले भारत आए और वो जहांगीर से मिले। जहांगीर से मिले कहां पर मिले? आगरा में। आगरा। जो कैप्टन हॉकिंस थे वो आगरा में जहांगीर से मिले, जहां पर इनकी बातचीत हुई। जो बातचीत थी वो थी तुर्की भाषा में थी। किसमें? तुर्की भाषा। दोनों ने तुर्की भाषा में बातचीत की, जहांगीर ने और कैप्टन हॉकिंस ने, जो ईआईसी के की तरफ से आए थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे। इन्होंने आगरा में जहांगीर से मिले और इनकी जो बातचीत थी वो किससे थी? किस भाषा में हुई? तुर्की भाषा में हुई। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे जो कि कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर के बीच किस लैंग्वेज में बात हुई थी, तो इनकी बातचीत हुई थी सबसे पहले किसमें? तुर्की भाषा में। ऑप्शन में दिया रहेगा, तुर्की भाषा में हुई थी। इन्होंने 400 का मनसब दिया। क्या दिया? जो जहांगीर थे, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या दिया? 400 का मनसब। प्यारे स्टूडेंट्स, वैसे मुझे आपके स्टूडेंट्स नहीं कहने चाहिए, जो एज आपकी है वो मेरी भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारी संस्था है स्टूडेंट स्टडी, मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा उसको उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप जाके ऑफिस से ले लेना, आज नहीं मिलेंगे तो कल मिल जाएंगे, और उसके जाकर एक बार घर पर पढ़ जरूर लेना। देखिए सबसे बड़ी चीज है, मैं वैसे भी पढ़ा सकता कि खड़ा हो जाऊं और आपको बोलूं, जैसे कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़े होंगे आप लोग, कि टीचर्स आया, उसने बुक्स खोली और देखा हिस्ट्री है तो उसने बस अपनी रामायण सी या मतलब कहें इतिहास शुरू किया। इसलिए तो लोग बागों का इतिहास पढ़ने में मन नहीं लगता। लड़के कहते हैं सर इतिहास एकदम बोरिंग सब्जेक्ट। मैं नहीं कहता, इतिहास तो मतलब ये मत कहिएगा कि ये मेरा सब्जेक्ट इसलिए मैं ऐसा बोल रहा। जो इतिहास है उसे आप इतिहास की तरह देखिए, एक सब्जेक्ट देखिए। हर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता। किसी को मैथ बुरी लगती, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मुझे इंग्लिश कभी समझ में नहीं आई, संस्कृत भी समझ में नहीं आई, बट इंग्लिश और संस्कृत मुझे दोनों सब्जेक्ट बहुत बेकार लगते। लेकिन नहीं, मैं कभी उन चीज से डरा नहीं हूँ, बार हमें उससे पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। इसी प्रकार अगर मैं वैसे ही आप लोग चाहें तो कि मतलब मैं आऊँ और कहूँ कि लिखिए अंग्रेजों का आगमन और भारत में अंग्रेज आए, क्या क्या किया, सीधा एक स्टोरी टाइप लिखवा दूंगा। आपने 10-12 पेज लिख लिए और बस मैं बोल के चला जाऊँ। बाद में आप दोबारा उस नोट्स को भी पढ़ें तो आपको कुछ समझ में आए। जैसे मैं ग्राफिकली पढ़ा रहा, ऐसे आप बना लीजिए के लिए। तो जो नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स में वैसे ही लिखा रहेगा जैसा आप लोग चाहते हैं, जैसा बुक्स में पढ़ते। बुक्स में नहीं होगा, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो जिन्हें टाइप करवाया गया है। बस आप उनको वैसे पढ़ लीजिएगा, करिएगा। और इस ग्राफ को एक बार देख लेंगे घर जाके, रूम पे जाके अपना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री से आपको डर नहीं लगेगा। तो जो 400 का मनसब दिया किन्होंने? जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को दिया गया। लेकिन जहांगीर उस समय मतलब जो पुर्तगाली कंपनी थी, क्या थी? पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली कंपनी का या पुर्तगालों से डरकर या पुर्तगालों के दबाव में आकर। देखो जहांगीर डरते तो किसी से नहीं थे, मतलब पुर्तगालियों का दबाव था इतना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे आप अपने क्षेत्र अधिकार में या अपने क्षेत्र में कंपनी स्थापित करने की अनुमति नहीं देंगे। किन्होंने, किनकी दबाव में? तो जो जहांगीर थे वो पुर्तगालियों के दबाव में आकर उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र अधिकार में कंपनी लगाने की अनुमति नहीं दी। तो इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग लिख लेना ईआईसी। अगर आप समझ ना पा रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लेना। जो ईआईसी की पहली फैक्ट्री है, कौन सी पहली फैक्ट्री? पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में। कब? 1611 ईस्वी में लगी। 1611
1611 ईस्वी में गोलकोंडा राज्य के, जो गोलकोंडा राज्य था, जैसे मुगल राज्य था ऐसे एक गोलकोंडा राज्य था। क्या? गोलकोंडा राज्य, गोलकोंडा राज्य के मसूलीपट्टनम, क्या? मसूलीपट्टनम। देखो मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली कंपनी स्थापित की। कब? 1611 ईस्वी में। लेकिन बाद में 1611 ईस्वी के बाद में 1613 ईस्वी के आते आते जहांगीर ने भी अनुमति दे दी। क्या? अनुमति दे दी। किन्हें? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे दी कि आप हमारे भी क्षेत्राधिकार में, कहा? हमारे भी क्षेत्राधिकार में कंपनी लगा सकती है। तो 1630 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बाद में इन्होंने अहमदाबाद, बॉम्बे, कहां पर? सूरत के बाद इन्होंने अहमदाबाद और बॉम्बे में स्थापित की। ये था जहांगीर का काल। किसका? जहांगीर का काल। जहांगीर का काल एक बार और दोहरा लेते। हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले जहांगीर से मिले। कहां पे मिले? आगरा में मिले। और जो इनकी बातचीत हुई थी वो किस लैंग्वेज में हुई? तुर्की भाषा में की थी, क्योंकि जो जहांगीर थे वो तुर्की जानते थे और कैप्टन हॉकिंस भी तुर्की बोलते थे। तो इनकी दोनों की बातचीत थी वो तुर्की भाषा में हुई। और इन्होंने 400 का मनसब दिया। 400 का मनसब इनाम था, जो भी हो मनसब दिया। 400 का मनसब एक इनाम राशि होती है। और पुर्तगालियों के दबाव में आकर पहले तो जहांगीर ने अनुमति नहीं दी कि आप हमारे क्षेत्राधिकार में फैक्ट्री लगा सकते हैं, बट आगे चलकर तो इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 ईस्वी में, कब? 1611 ईस्वी में गोलकोंडा राज्य, जो गोलकोंडा राज्य था वहां के राजा ने इन्हें अनुमति दे दी और इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कब? 1611 ईस्वी में। फिर आगे चलकर जहांगीर ने भी इन्हें अनुमति दी। कब दी? 1613 ईस्वी में। और इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री, अगर पूछा जाए कि मुगल राज्य में सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कब लगाई, तो 1613 ईस्वी में। और फैक्ट्री कहां पर लगाई? तो सूरत में लगाई। और फिर आगे चलकर इन्होंने अहमदाबाद और बॉम्बे में लगाई। कहां पर? बॉम्बे में। अभी हमने देखा क्या? जहांगीर का काल। अब देखते हैं शाहजहां का काल। क्या? शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय मुगलों का भी बोलबाला था। तो जहांगीर के बाद कौन आए थे? शाहजहां आए थे। शाहजहां के काल में एक बहुत बड़ी घटना घटी। जो पुर्तगाली थे, क्या? पुर्तगालियों ने क्या किया? जो शाहजहां की दासियां थी, क्या थी? दासियां। दासियों को अपहरण कर लिया। दासियों का इन्होंने अपहरण किया। तो इससे क्या हुआ? शाहजहां से पुर्तगालियों के संबंध खराब हो गए। क्या हो गए? संबंध खराब हुए। इसका पूरा फायदा, संबंध खराब होने का पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। देखो, जब एक से संबंध खराब होते थे, और अंग्रेजों का शुरू से ही पॉलिसी रही है, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज लाए थे। अंग्रेजों यही कहते थे, अगर आप फूट डाल के राज करते हैं तो आप ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे। और मुगल साम्राज्य में और उस समय जो पुर्तगाली थे वो ज्यादा शक्तिशाली थे। पुर्तगालियों की ज्यादा फैक्ट्रियां लग चुकी थी, उनके पास सेना भी ज्यादा थी। मतलब वो भारत की जो स्थिति थी जो उसको समझ चुके थे पुर्तगाली, लेकिन अंग्रेजों को नहीं समझ थी, क्योंकि वो अभी नए नए आए थे। तो शाहजहां के काल में सबसे बड़ी घटना हुई कि जो पुर्तगाली थी उन्होंने शाहजहां की जो दासियां थी उनका अपहरण कर लिया। इसका फायदा, पूरा लाभ अंग्रेजों ने उठाया। किसका? संबंध खराब होने से अंग्रेजों ने अपना अवसर ढूंढा। जब अंग्रेजों ने अपना अवसर ढूंढा, और अंग्रेज पर हमेशा अपना अवसर ढूंढने की तलाश में रहते थे, वो कुछ ना कुछ अपना कहीं ना कहीं से अपना अवसर निकाल लेते थे। और उनको ये सबसे बड़ा अवसर मिला कि पुर्तगालियों के संबंध मुगल साम्राज्य से खराब हो गए हैं,
तो अब हमें अपने संबंध अच्छे करने चाहिए किससे, मुगल साम्राज्य से, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य ही सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। भले ही वो आगे आकर बिखर गया हो, लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली साम्राज्य कोई था भारत के अंदर तो वो था मुगल साम्राज्य। तो इससे ना फायदा बहुत हुआ। इन्होंने अपनी और भी फैक्ट्रियां लगाई बालसोर में, पटना में। कहां पर? बालसोर, पटना, कासिम बाजार। कहां पर? कासिम बाजार, कासिम बाजार में। और एक और है हरिहरपुर। कहां पे? हरिहरपुर में। हरिहरपुर और हुगली। कहां पे? हुगली में। हुगली जो बंगाल में था। कहां पे था? बंगाल में। इस अवसर का इन्होंने इतना अच्छा फायदा उठाया कि उन्होंने बालसोर में, पटना, कासिम बाजार, हरिहरपुर और हुगली में अपनी और कंपनियां स्थापित की। पहले वो जहांगीर के काल में कर चुके थे, अब उन्होंने शाहजहां के काल में और अपनी कंपनियां लगाई, जिससे मुगल साम्राज्य में और इनका वर्चस्व बढ़ता गया कि जितनी ज्यादा इनकी फैक्ट्री लगती गई, इनको उतना ज्यादा व्यापार से लाभ होने लगा और इन्होंने अपनी शक्ति और बढ़ानी शुरू की। जो शाहजहां का एक बंगाल का गवर्नर था। कहाँ का? शाहजहां का बंगाल का गवर्नर। कहाँ का? बंगाल का। जो बंगाल का गवर्नर था, जिसका नाम था शाह सूजा। क्या नाम था? शाह सूजा। शाह सूजा ने अंग्रेजों के फेवर में एक बहुत अच्छा काम किया, जो अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा था। इन्होंने 300 पाउंड, जो 300 पाउंड है, इसने क्या किया? 300 पाउंड के बदले वार्षिक, ये कैसे था? 300 पाउंड के बदले जो ये 300 पाउंड थे वो कैसे देने थे? एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? उन्होंने साल में एक बार 300 पाउंड देने हैं, लेकिन इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ कि इन्हें कर मुक्त, कैसा? कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इससे करमुक्त व्यापार करने से अनुमति मिल गई, तो इससे अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि साल में 300 पाउंड देने हैं, साल भर फ्री में व्यापार करो, कोई कर नहीं लगेगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट आता है, देखो जहांगीर देख लिया हमने, शाहजहां देख लिया, अब देखेंगे हम क्या? औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब। इसके बाद जो मुगल साम्राज्य के शासक हुए वो थे औरंगजेब। औरंगजेब का काल मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो इनके काल पढ़ रहे हैं, ये हम पूरे काल नहीं पढ़ रहे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध पढ़ रहे हैं कि जो औरंगजेब के काल में थे वो EIC के संबंध या ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध कैसे थे। तो जो औरंगजेब का काल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? जो ईस्ट इंडिया के जो स्थानीय व्यापारी थे, मतलब जो स्थानीय कर्मचारी थे, वो शिल्पकारों से जबरदस्ती, क्या? शिल्पकारों से जबरदस्ती या वस्तु में जबरदस्ती या कम दाम में, शिल्पकारों से जबरदस्ती या कम दाम में उनकी वस्तुएं खरीदते थे। क्या करते थे? वस्तुएं खरीदते थे, जिसका पता औरंगजेब को लगा और औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। क्या फरमान जारी किया?
जिसमें औरंगजेब ने कहा कंपनी को जितनी EIC को जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, क्या जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं सबको खत्म कर दिया जाए। क्या कर दिया है? सबको खत्म कर दिया जाए। अपने पर खतरा देखकर, मतलब EIC जब भी अपने को खतरे पर देखती थी तो ये झुकना भी जानते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग झुकना भी जानते थे। तो इन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी। क्या किया? औरंगजेब से माफी मांगी। और कुछ जो आज के समय, तो इन्होंने माफी मांग ली। और औरंगजेब के ही काल में जब कंपनी को अपने ऊपर खतरा दिखने लगा तो उन्होंने औरंगजेब से माफी मांग ली। और यहीं से इन्हें एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ 1698 में। 1698 में जो अजीम शान थे, कौन थे? अजीम शान ने इन्हें 3 गांव दे दिए। 3 गांव, पहला था सुतानाटी। पहला गांव कौन था? सुतानाटी। दूसरा गांव था गोविंदपुर। पहला सुतानाटी और दूसरा गोविंदपुर। तीसरा था कोलीकाट। यहीं से अंग्रेजों की स्थिति बदलना शुरू हो चुकी थी। कब? 1698 ईस्वी में, जब अजीम शान ने 3 गांव इनको दे दिए। 3 गांव इनको किस लिए दिए? जमींदारी के रूप में। जमींदारी के रूप में दिए। जमींदारी एक ऐसी प्रथा थी जब जिसके पास जमींदारी होगी वो वहां से कर वसूलेगा। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ से इन गांवों से कर वसूलना शुरू किया तो अंग्रेजों को पता लग गया कि जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, वो इसलिए नहीं कहा जाता कि भारत में बहुत सोना है। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता कि जो यहाँ की जमीन है वो सोना देती, मतलब जो जमीन से कर मिलता है वो किसी सोने से कम नहीं है। जब उन्होंने 3 गांव की कर वसूली करना प्रारंभ कर दिया, कब से शुरू किया? 1698 ईस्वी से। इन्होंने 1698 ईस्वी में अजीम शान ने इनको जमींदारी के लिए 3 गांव दे दिए। तो अंग्रेजों की स्थिति यहीं से बदलना स्टार्ट हो गई। यहां से इन्होंने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत का जो पैसा है वो सिर्फ जमींदारी में ही है। मतलब जो भारत के किसान हैं उनके पास ही पैसा है और उसी से ही ये पूरे देश की संपत्ति है, जो या देश के राजा महाराजा जो रियासतें हैं वो इसी की बदौलत राज करती हैं। किसके बदौलत? सिर्फ जमींदारी की बदौलत। जो आगे चलकर इन्होंने 1700 ईस्वी में इसकी किलेबंदी की। क्या की? किलेबंदी की। जब इन्होंने इसकी किलेबंदी की तो ये क्या कहलाया? फोर्ट विलियम। क्या कहलाया? फोर्ट विलियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फोर्ट विलियम है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोर्ट विलियम जो किन गांव की किलेबंदी करके फोर्ट विलियम बना था, तो पहला गांव था सुतानाती, दूसरा गांव था गोविंदपुर और तीसरा था कोलीकाट। ये 3 गांव थे जहां पर इन्होंने किलेबंदी की और क्या बना? फोर्ट विलियम। यही आगे चलकर क्या बना? कोलकाता। क्या बना? कोलकाता। और यही कोलकाता या फोर्ट विलियम अंग्रेजों का क्या था? मुख्य केंद्र था। मुख्य केंद्र, जहां से इन्होंने पूरे भारत में राज किया। कहां से? फोर्ट विलियम से। फोर्ट विलियम का गठन या फोर्ट विलियम कब बना? तो 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी के बाद इनकी स्थिति बदलती है। ये आगे चलकर, क्योंकि 17 के ईस्वी आते आते इन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि भारत का पैसा यहाँ से व्यापार करने में नहीं, यहाँ जमींदारी करने में है। जो भारत का पैसा है वो सिर्फ जमींदारी पर है, क्योंकि जो जमींदारी थी वो बहुत ज़्यादा पहले टैक्स पर होती थी। पहले खेती भी अच्छी होती थी, या मतलब कहा जाए तो जो फसलें थी भारत की वो अच्छी थी। और उसी की बदौलत
जमींदारी की बदौलत ये आगे इन्होंने इनके जो यहाँ से 1700 ईस्वी से इन्होंने आगे अपने आप को जमींदार के रूप में या कहा जाए तो राज्य स्थापित करने के लिए सोचा। यहीं से इनके मतलब भारत में राज करने की मंशा जागी। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया भारत से व्यापार करती थी, तो देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से क्या ले जाती थी, मतलब यहाँ आयात क्या करती थी, मतलब ये आयात का मतलब ये क्या लेकर आते थे, सोना, चांदी, पारा, तेल भी अंग्रेज लाते थे, लेकिन कौन सा तेल, सुगंधित तेल, सुगंधित तेल ये भारत लाते थे। यहां से क्या क्या ले जाते थे, भारत से व्यापार में क्या क्या ले जाते थे, सूती वस्त्र, मसाला। भारत में जितनी भी कंपनी आई, सूती वस्त्र, मसाला, रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। क्या, रेशमी कपड़े, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की बनी वस्तुएं आदि चीज का इन्होंने भारत से व्यापार किया। आदि क्या किया, भारत से व्यापार किया। ये व्यापार जो ये था कि इन्होंने प्रारंभ में किया, क्या, जब ये भारत आई थी कंपनी, प्रारंभ में व्यापार। भले ही बाद में इनकी मंशा बदल गई, आगे इन्होंने जमींदारी करना स्टार्ट किया। जब इन्होंने 1700 ईस्वी के बाद इन्होंने सोचा कि भारत में जमींदारी में ही ज़्यादा पैसा है, और इन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित करने की सोची। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।